हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुगेदर विद मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह। फ्रेंड्स, आज के दिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का लेक्चर्स। और क्लास 11th का लेक्चर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स सेट थ्योरी की। ठीक है, ये सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। जनरली होता क्या है, बहुत से लोग इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। ठीक है, मतलब इस चैप्टर को छोड़ करके कुछ और भी चैप्टर स्टार्ट करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से ये चैप्टर एक तरह से देखा जाए तो मैथ्स का बेस है। ठीक है, बेस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे। बिकॉज सेट थ्योरी अगर आप नहीं पढ़ते हो, बाय द वे अगर आप सेट थ्योरी नहीं पढ़ते हो तो आप देख सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी कारण से आप सेट थ्योरी नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कारण से आप सेट थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तो अगर आप सेट थ्योरी नहीं पढ़ते हो फ्रेंड्स, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि 11th एंड 12th क्लास में, ठीक है, 11th और 12th क्लास में इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। कैसे? देखिए, सेट थ्योरी अगर हम किसी कारण से नहीं पढ़ते हैं तो 11th क्लास में एक चैप्टर आपको, सेकंड चैप्टर जस्ट पढ़ना है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसको मैं शॉर्टकट में आर एंड एफ लिख रहा हूँ। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शंस हमें 11th क्लास में पढ़ना है। अब मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ 12th का, तो 12th में हमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ना है। ठीक है, मतलब अगर आपको रिलेशंस एंड फंक्शन आता है तो आप टाइप्स ऑफ रिलेशन फंक्शंस 12th क्लास में आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सेट थ्योरी नहीं पढ़ते हो फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप सेट थ्योरी किसी कारण से नहीं पढ़ते हो तो आपको 11th एंड 12th में रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस समझने में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा बात है, सेट अगर हमें नहीं आता है तो हमें रिलेशंस एंड फंक्शंस भी समझ में नहीं आएगा और टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस भी नहीं समझ में आएगा। और अगर किसी कारण से हमें फंक्शन समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कारण से हमें फंक्शन समझ में नहीं आता है, तो अगर आपको फंक्शन समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 11th एंड 12th क्लास में एक सेक्शन है मैथ्स का जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। ये कैलकुलस भी आपको समझ में उतने अच्छे से नहीं आएगा, बिकॉज ये फंक्शंस ही पूरा का पूरा बेस है कहीं ना कहीं कैलकुलस का। और ये कैलकुलस फ्रेंड्स अपने आप में अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है। मतलब स्कोरिंग बोलने का मतलब जब सबसे हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स आता है, सिर्फ कैलकुलस के पोर्शन से, जहाँ आप लोगों ने सुना भी होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, यही सब कैलकुलस के अंदर आता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे मैथ सेक्शन के लिए, और साथ साथ खास करके फिजिक्स वगैरह में भी आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं काम देने वाला है। तो अगर आपको कैलकुलस क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, आपको पूरा का पूरा समझ लीजिए मैथ्स ही नहीं आता है फिर। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर सोच सकते हो आप सेट थ्योरी आपको क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ फेस करना पड़ रहा है, रिलेशंस एंड फंक्शंस में, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस में। और अगर फंक्शंस नहीं आता है तो आप कैलकुलस भी नहीं सीख पाओगे। इसीलिए सेट थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ कहाँ से फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ आज का 11th क्लास का लेक्चर सेट थ्योरी से। बहुत ही अच्छा चैप्टर है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और साथ साथ थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसीलिए इंसान को थोड़ा बोरिंग लगने लगता है ये चैप्टर। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको फील ना कराऊँ बोर। ठीक है, आपको कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मज़े दिला करके इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए आते हैं फ्रेंड्स चैप्टर पे। हमारा चैप्टर क्या है, सेट थ्योरी। फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये सेट थ्योरी जो वर्ड है, ठीक है ना, ये सेट थ्योरी जो वर्ड है, ये वर्ड सेट जो है आपने बहुत पहले अपने घर में भी सुना होगा। जस्ट एक मैं एग्जांपल से जोड़ करके चल रहा हूँ, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेकर के चल रहा हूँ। एक सिंपल सा वर्ड याद करो आप, जब आप घर में होते हो तो आपकी मम्मी कभी बोलती है बेटा एक सेट कपड़ा धोना, ठीक है, भैया बोलते हैं कि बेटे भाई एक सेट, या बहन एक सेट बुक लेते आओ उठा करके, या आप बोलते हो तुम भैया मुझे एक सेट बुक खरीदना है, एक सेट कॉपी खरीदना है। ये एक सेट बोलते हैं जब हम हैं, तो इस सेट का मतलब तुम वहाँ क्या समझते हो, थोड़ी देर के लिए इस चीज़ पे थिंकिंग करो, सोचो। ठीक है, एक सेट कपड़ा, एक सेट बुक, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है फ्रेंड्स, अगर हम बोलते हैं एक सेट कपड़ा, तो सेट का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ शर्ट होता है।
ठीक है, आप ये मत समझना, ठीक है। अगर हम बोलते हैं एक सेट कपड़ा धो लो, एक सेट कपड़ा मतलब क्या, सिंपल का मतलब एक चीज़ नहीं, इसका मतलब है सेट मतलब क्या, कलेक्शन। हम बात किसका कर रहे हैं फ्रेंड्स, कलेक्शन का। अगर हम जब भी बात करते हैं सेट का, तो सेट का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का कलेक्शन, ठीक है। एक सेट कपड़ा धो लो, एक सेट बुक, ठीक है ना, एक सेट बुक मतलब ढेर सारा बुक्स का क्या होगा, कलेक्शन होगा वहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे एक बुक बोलना होता तो मैं एक बुक बोल देता, मैं एक सेट बुक क्यों बोलता, सीधा सा बात है, ठीक है ना। ये सेट वर्ड का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। इस सेट वर्ड का मतलब ही होता है क्या, तो सेट वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा हमको, कलेक्शन, ठीक है। बट फ्रेंड्स अब सवाल एक चीज़ आकर के यहाँ अटक जाता है कि कलेक्शन, तो कलेक्शन का बोलने का मतलब, कलेक्शन तो बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर बात मैं कर रहा हूँ सेट का, तो यहाँ सब टाइप का कलेक्शन नहीं चलने वाला है। जितना भी कलेक्शन हम लोग देखे हैं वो सारा का सारा कलेक्शन यहाँ काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो किस टाइप का कलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ मैथमेटिक्स में, अगर मैं सेट थ्योरी का बात कर रहा हूँ और सेट का मतलब कलेक्शन होता है, तो किस टाइप का कलेक्शन का बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आपको फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेट क्या होता है, एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सेट क्या है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, ठीक है। सेट क्या है फ्रेंड्स, सेट एक कलेक्शन है, बट वो किसका कलेक्शन है, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। ये वर्ड जो है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये वेल डिफाइंड वर्ड जो लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट किसको डिफाइन करता है, सेट को। अब हम समझते हैं ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला, ठीक है, कि दुनिया का सबसे महान बल्लेबाजों का कलेक्शन बनाओ, मतलब दुनिया का 5 सबसे महान बल्लेबाजों का कलेक्शन बनाओ। मैंने सिंपल सा आपसे पूछा कि जो पूरा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, ठीक है ना, बैट्समैन जो है, उस वर्ल्ड का बेस्ट 5 बैट्समैन का कलेक्शन मैंने आपको बनाने के लिए बोला, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपको बोला, ठीक है, आपको बनाने के लिए बोला कि चलो 5 बैट्समैन का कलेक्शन बनाओ जो सबसे बेस्ट हो, ठीक है। तो हो सकता है आपके हिसाब से आप सबसे पहले बोल दो सर हम युवराज सिंह को बोलेंगे, ठीक है। दूसरा कोई बोला सर हम गांगुली को बोलेंगे, ठीक है। तीसरा कोई बोलेगा सर हम सचिन तेंदुलकर को बोलेंगे, ठीक है। चौथा कोई बोलेगा सर हम राहुल द्रविड़ को बोलेंगे, ठीक है। कोई बोलेगा सर हम धोनी को बोलेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है इंसान पे। अब कोई युवराज सिंह बोला, कोई गांगुली बोला, कोई सचिन बोला, कोई राहुल द्रविड़ बोला, कोई धोनी बोला, तो आपके हिसाब से 5 कलेक्शन तो ये हो गया। क्या ज़रूरी है कि ये 5 नाम मैं भी ले लूँगा? क्या ये ज़रूरी है? सोचना आप इस बात को, ठीक है। तो मैंने तो आपके हिसाब से, आप जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा दुनिया का 5 बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, तो आपने बोला युवराज सिंह, गांगुली, सचिन, राहुल द्रविड़ और धोनी। किसी एक बंदा से मैंने पूछा और उसने जवाब ये दिया। तो क्या दुनिया में हर एक बंदा से जब मैं पूछूंगा तो उसका जवाब क्या यही होगा, यही 5 नाम आएंगे क्या मेरे सामने? नहीं फ्रेंड्स, ये 5 नाम ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने यही 5 नाम दिखाई देगा। हो सकता है 5ओं मेरा डिफरेंट हो जाए। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का 5 बेस्ट प्लेयर हो जाए, ठीक है। आपके दोस्त के हिसाब से हो सकता है कि श्रीलंका का 5 बेस्ट प्लेयर आ जाए। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कलेक्शन मैं भी बना रहा हूँ, कलेक्शन आप भी बना रहे हो, कलेक्शन आपका फ्रेंड भी बना रहा है 5 बेस्ट बैट्समैन का। बट डिफरेंस ये है कि आपका कलेक्शन, हमारा कलेक्शन और आपके दोस्त का कलेक्शन, तीनों क्या है, डिफरेंट है। बट कलेक्शन तो है, बट वो कलेक्शन तो है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे बोला कि स्टार्टिंग से 5, ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, स्टार्टिंग से 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बनाओ, ठीक है, लिस्ट बनाओ। स्टार्टिंग से 5 नेचुरल नंबर्स का लिस्ट बनाओ। तो शुरुआत से 5 नेचुरल नंबर्स का लिस्ट बोलने का मतलब, जब मैंने आपसे पूछा तो आप बोले 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टार्टिंग से
5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। आप जानते हो कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और एंड कहाँ होता है, मतलब 5 अगर बोला है तो 5 पे एंड हो जाएगा। अगर आपके दोस्त से मैं पूछता हूँ तो वो क्या बोलेगा, तो वो भी बोलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर कोई मेरे से पूछता है तो मैं क्या बोलूँगा, 1 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड्स, ये आप हो गए, ये आपका फ्रेंड हो गया, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये कौन है, मैं हूँ, ठीक है, विकास सर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा एक फ्रेंड इस बात को, कि सिंपल सा बात है कि अगर मैं जब आपसे पूछा कि 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बनाओ, 5 नेचुरल नंबर्स का लिस्ट बनाओ, तो मैंने भी वही जवाब दिया, आपके फ्रेंड ने भी वही जवाब दिया, आपने भी वही जवाब दिया। दुनिया का किसी भी इंसान से अगर मैं पूछता हूँ कि 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बनाओ फ्रॉम स्टार्टिंग से, तो वो हर एक बंदा यही कलेक्शन बताएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन, कलेक्शन का बात तो हुआ है, ठीक है, लिस्टिंग तो हम लोगों ने किया ही है, बट डिफरेंस है कुछ ना कुछ, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था कि कलेक्शन बार बार वेरी कर रहा था, ठीक है, एलिमेंट्स बदल रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमेंट्स फिक्स है, एलिमेंट्स वेरी नहीं कर रहे हैं, हर जगह एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब हमारा कलेक्शन, ठीक है ना, सिंपल सा भाषा में समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ सेट कब कहलाता है, जब हमारा कलेक्शन क्या होता है, एवरीवेयर, हर जगह क्या हो, सेम हो। मतलब मैं कहीं भी किसी से भी पूछूं, अगर वो मेरा सेट है तो उसका एलिमेंट हर जगह बिलोंग करेगा, मतलब वो एलिमेंट हर जगह पाया जाएगा, चाहे वो मैं बनाऊं या मेरा फ्रेंड बनाए या आपका फ्रेंड बनाए या आप बनाए। अगर ये देख सकते हो, जो चीज़ का कलेक्शन मैंने आपको बनाने बोला था, वो चीज़ कहीं ना कहीं हर जगह एज ए एलिमेंट के तौर पे पाया जा रहा है। मेरे भी कलेक्शन में पाया जा रहा है, आपके फ्रेंड के कलेक्शन में भी पाया जा रहा है, आपके भी कलेक्शन में पाया जा रहा है। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम वही युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और गांगुली, ये सारे सबके कलेक्शन में दिखाई दे। दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट। वो जो कलेक्शन पहले वाले क्वेश्चन में आया था वो एक सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये कलेक्शन क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, सेट कहलाएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। ये कैसा कलेक्शन है फ्रेंड्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो सिंपल सा मीनिंग है, कलेक्शन वेल डिफाइंड तब होगा जब हमारा सेट का एलिमेंट हर जगह क्या रहे, सेम रहे, मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। अगर हम किसी चीज़ का कलेक्शन बना रहे हैं तो उस कलेक्शन में हर बार वही एलिमेंट पाया जाए जो दूसरे का कलेक्शन में पाया जाएगा, ठीक है। वो कलेक्शन वेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। और यहाँ एक बात हुआ है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्यों लिखा, अब कोई बोलेगा सर, ठीक है ना, मैंने बोला 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिखो, तो आपने बोला 1 1 2 2 2 3 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया, 2 बार 1 लिखा है, 3 बार 2 लिखा है, 2 बार 3 लिखा है, फिर 4 फिर 5, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ, ये एक कलेक्शन का है, और ये कलेक्शन कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई चीज़ का, तो ये 2 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 1 है, ये एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक बार 1 काउंट होगा। अगर ये 3 बार 2 है तो ये एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे 2 एक बार काउंट होगा, ये एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे 3 एक बार काउंट होगा, ये 4 एक बार, ये 5 एक बार, ठीक है ना। मतलब हमारे जो एलिमेंट्स होंगे जिसके चलते हमारा कलेक्शन बना है, वो कलेक्शन फ्रेंड्स ऐसा होगा जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कंटेन करके रखा होगा, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। वह बार बार रिपीट भी अगर होता तो इस चीज़ को हम एक सिंगल चीज़ मान करके चलेंगे। ये बेसिक सा चीज़ है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आपको सेट क्या होता है वो समझ में आ गया हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे और भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि कौन सा चीज़ सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। मैंने आपसे बोला, ठीक है, चलिए मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे और पूछा कि मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना, आप सभी जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जो भी उपन्यास है, ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो भी उपन्यास है, उन चीज़ का कलेक्शन बनाओ, ठीक है। तो सिंपल सा बात है फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद ने जो भी उपन्यास लिखा होगा उनका कलेक्शन वो ज़रूर बना करके रखे होंगे। बोलने का मतलब उनका जो बुक्स होगा या उपन्यास जो भी होगा उनके पास, वो चीज़ पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया गया होगा। अगर पब्लिश किया गया होगा तो वो रजिस्टर्ड होगा कहीं ना कहीं
किसी जगह पे, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होगा। हम सभी जानते हैं, आप गूगल में भी चेक करोगे जा करके तो आपको पता चल जाएगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई क्या क्या उपन्यासें थी, तो उनका कलेक्शन आप बना सकते हो। तो बंदा कोई भी हो, अगर वो जानता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या क्या उपन्यास लिखे थे, तो उस चीज़ का कलेक्शन वो आसानी से बना सकता है। और हर बार वो कलेक्शन आपको पर्सन टू पर्सन क्या दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा। दैट्स वाई वी कैन से वो एक क्या है, सेट है, ठीक है। उसी तरह से मतलब वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो भी उपन्यास है उनका कलेक्शन एक सेट होगा, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपसे बोला फ्रेंड्स, सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि जो भी 12 मंथ्स हैं आपके, ठीक है ना, तो जो भी 12 मंथ्स हैं उनका कलेक्शन बनाओ, ठीक है। ईयर में, साल में आने वाले 12 मंथ्स का कलेक्शन बनाओ। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, सब जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई करते करते दिसंबर तक लिख दोगे आप, और हर एक बंदा, कोई भी इंसान क्यों ना हो, वही चीज़ लिखेगा। मतलब अब जनवरी के अलावा कुछ और थोड़ी ना नाम हो जाएगा। ये तो सिंपल सा चीज़ है जो हम लोग जानते हैं कि ये चीज़ फिक्स है, ये कहीं ना कहीं बदलने वाला नहीं है। तो इट मीन्स ये हमारा जो कलेक्शन है, ठीक है ना, वो क्या है, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसीलिए हम उस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि सेट हमारा क्या होता है। सेट मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जिस चीज़ का हम कलेक्शन बनाते हैं, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग से 5 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बना, तो आपने 1 2 3 4 5 लिख दिया। तो ये जो 1 2 3 4 और 5 है फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, या इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। किसका, सेट का। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। जिस चीज़ का आप कलेक्शन बनाते हो, जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का आप कलेक्शन बनाते हो, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जिसका कलेक्शन बनाते हो वही, जिस चीज़ का कलेक्शन बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है, या हमारा बोल सकते हो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे जो लिखा गया, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वर्ड अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। चलिए, एक तो ये बोलचाल के भाषा में समझ में आ गया कि सेट है क्या, ठीक है ना। ये तो आम तौर पे जो हम लोग बातचीत करते हैं, एक शब्द के तौर पे वे ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारा होता है, उस वे ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे हमने आसानी से बता दिया कि सेट होता क्या है। बट फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में। हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में। और फ्रेंड्स मैथमेटिक्स को क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है ना। कोई चीज़ लिखेंगे तो सामने वाला को समझ में आएगा कि क्या है। अब मैथ्स में कैसे लिख करके सामने वाले को समझाएं कि ये सेट है, ठीक है ना। सामने वाले को किस तरह से बताऊं कि अगर मैं ये चीज़ लिख दूं ऐसा कुछ करके, तो सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ भैया ये सेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ये और कुछ चीज़ नहीं, वो सेट के बारे में ही बात कर रहा है। ये अब सामने वाले को कैसे समझाया जाए। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को समझाने के लिए कुछ रेगुलर पैटर्न लाया गया, कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लाया गया, जिसके बेसिस पे सेट को हम उस तरह से लिखेंगे तो सामने वाला पहचान जाएगा कि हाँ ये चीज़ सेट लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ के बारे में समझते हैं, क्या है हाउ टू आइडेंटिफाई अ सेट। हम कैसे एक सेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम अब ये चीज़ देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्रेंड्स अभी एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ लिखा हुआ देख सकते हो आप, लिखा हुआ मैंने a = 1 2 3 4, ठीक है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हैं। मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मैंने बनाया है, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और एंड कहाँ कर रहा है 4, मतलब स्टार्टिंग से 4 नेचुरल नंबर्स का मैंने कलेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको एक सेट बोल रहा हूँ। तो देखिए आपको देख करके समझ में आ रहा होगा सेट क्या है। तो देखिए सिंपल सा है, सेट को पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। क्या है, ध्यान दीजिए, पहला लिखा गया है यहाँ पे, अ सेट हैज़ इट्स नेम रिटन इन कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ फ्रेंड्स, A लेकर के Z तक। तो A से लेकर के Z तक आप चाहे तो कोई भी नाम सेट को दे सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे A, यहाँ B C D E F G कुछ भी हो सकता है। एक सेट का नाम हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नेम ऑफ द सेट, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे कि ये हमारा सेट A है, ठीक है। सामने वाला को पहचान में आएगा कि ये हमारा सेट
ए है, ठीक है। चलिए दूसरा चीज़ क्या लिखा गया है, ऑल द एलिमेंट्स और इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स आर गिवन इनसाइड द मिडिल ब्रैकेट। अब जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है ना, मैंने एक कलेक्शन बनाने के लिए बोला, एक सेट बनाने के लिए बोला, जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट हो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और कहाँ ख़त्म हो वो 4 पे। मतलब मैंने बोला 4 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ जो कि स्टार्टिंग से हो, ठीक है ना। सिंपल सा बात है फ्रेंड्स, आपने बोला 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स तो हमने लिख दिया, ठीक है, बट इस एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इससे समझ में आने लगता है कि ये चीज़ क्या लिखा गया है, तो ये हमारा लिखा गया है एक सेट। तो सामने वाला पहचान जाएगा कि ये हमारा क्या है, सेट है। तो सिंपल सा मीनिंग है फ्रेंड्स, जो भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, ये क्या है हमारा एलिमेंट है, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने लिखा है, या इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट अगर आपको दिखाई दे। अब ये इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देखिए, ये इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट दे रहा है। यहाँ मैंने लिखा है x, ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा है x। इसको क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। इसको हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जहाँ की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक मैंने इसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, बट लिखने का तरीका हमारा क्या है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ लिखा a इज़ इक्वल टू, इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है x सच दैट x, मतलब x जहाँ की x, ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा बिलोंग्स टू का सिंबल। ये हमारा क्या है, बिलोंग्स टू, सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। ऐसे सी जैसा लिख करके हम यहाँ काट देते हैं। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू को, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, जिसका हिंदी मतलब होता है पाया जाना। क्या, पाया जाना, ठीक है। तो ये x सच दैट x बिलोंग करता है किस में, n में, मतलब x जहाँ की x पाया जाता है किस में, नेचुरल नंबर्स में। तो ये आपको पता होगा, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को Q से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इरैशनल नंबर्स को T से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा हुआ, रियल नंबर्स को R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब सारा सिंपल बोल सकते हो आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ, कैसे नेचुरल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने यूज़ किए गए हैं, तो उन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेट थ्योरी में, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ बोला गया, x जहाँ की x पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, नेचुरल नंबर। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा इस बिलोंग्स टू का मतलब मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए एक चीज़ सिंपल सा आप सोचो कि 11th क्लास, ठीक है, 11th क्लास को मैं क्या बोल रहा हूँ, सेट बोल रहा हूँ। 11th क्लास को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेट बोल रहा हूँ। और उस 11th क्लास को अगर मैं एक सेट बोलता हूँ, तो सिंपल सा मीनिंग है, उस 11th क्लास में पाए जाने वाले स्टूडेंट्स, 11th क्लास में पाए जाने वाले स्टूडेंट्स उसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स को एलिमेंट्स बोल रहा हूँ और क्लास 11th को मैं सेट बोल रहा हूँ, और उस स्टूडेंट में से मान लो किसी एक स्टूडेंट का नाम रवि है, ठीक है, तो क्या वो रवि क्लास 11th में पाया जाता है, क्या वो रवि क्लास 11th में बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे हाँ रवि क्लास 11th में बिलोंग करता है, ठीक है। अगर मान लो राकेश नाम का कोई स्टूडेंट उस क्लास में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो मैं अगर पूछूंगा क्या ये राकेश क्लास 11th में पाया जाता है, तो आप बोलोगे नहीं पाया जाता, बिकॉज रवि नाम का स्टूडेंट क्लास 11th में रजिस्टर्ड था, बट राकेश नाम का स्टूडेंट क्लास 11th में रजिस्टर्ड नहीं था। इसीलिए हम लोग वहाँ बोलेंगे कि रवि, ठीक है ना, रवि बिलोंग करता है किस में, 11th में, बट सिंपल सा है, बट राकेश डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ये बिलोंग्स टू लिख के काट देना, डज नॉट बिलोंग्स टू क्लास 11th, ठीक है, बिकॉज ये रजिस्ट्रेशन इसका नहीं हुआ था, इसीलिए बिलोंग नहीं कर रहा है, और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था इसीलिए बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हम बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसी तरह से इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आगे, फिलहाल मैं बस बेसिक समझाना चाह रहा हूँ, आपको ध्यान देना। यहाँ मैंने क्या लिखा, x एक वेरिएबल यूज़ किया मैंने, ठीक है, x जहाँ की x पाया जाता है, तो x होगा कुछ, x एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल कुछ होगा, तो वो होगा क्या, वो बिलोंग करता नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में पाया जाता है, मतलब 100% हम ये बोल सकते हैं कि x एक प्रकार का ज़रूर नेचुरल नंबर रहा होगा, ठीक है। जहाँ
अब बताया गया x के बारे में, जहाँ x क्या है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको क्या पढ़ते हैं, x बड़ा है और बराबर है किससे, 1 का, और छोटा है और बराबर है किसका, 4 का। मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 4। मतलब यहाँ से x के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिला, तो यहाँ से x के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिला कि x नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, और 4 से छोटा है और 4 के बराबर। मतलब 1 से 4 के बीच, तो 1 से 4 के बीच कौन कौन सा नेचुरल नंबर आता है फ्रेंड्स, 1, 2, 3 और 4। तो हम बोल सकते हैं हमें इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था, तो हम बोल सकते हैं यही चारों हमारे एलिमेंट्स हैं जिस चीज़ के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया एक सेट बनाने का। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब हम बोलते हैं, जब हम अपने शब्दों में बोलते हैं किन्हीं चीज़ों को कि 4 शुरू से लेकर के 4 तक का एक नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, तो ये जो हम बोलते हैं फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा नाम से, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। या उसके पूछने का ढंग और भी बदल सकता है, और वो कैसे पूछ सकता है कि इसी चीज़ को और कैसे पूछ सकता है, वो यहाँ लिख देगा क्या, वो यहाँ लिख देगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 से छोटा नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, ठीक है। तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ बोलने का मतलब आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4। देखिए इसी चीज़ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। तो जब हम कोई चीज़ इस टाइप से लिख के चल रहे होते हैं फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन हम इस करली ब्रैकेट या बोल सकते हो मिडिल ब्रैकेट में करते हैं, और ये एक प्रकार का सेट है। हम लोग क्वेश्चन पूछा एज ए सेट बनाने के लिए, और इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट करके लिख दिया। तो ये सारे क्या है फ्रेंड्स, सेट ही है। ये सारे सेट को लिखने का क्या है, तरीका है। तब सवाल ये आता है कि ये चीज़ कब लिखेंगे और ये चीज़ कब लिखेंगे, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, क्या इन दोनों को लिखने का तरीका में कोई डिफरेंस है क्या फ्रेंड्स। हाँ, इन दोनों को तरीका में लिखने, मतलब इन दोनों को 2 टाइप में लिखने का जो अभी हम लोगों ने तरीका लिखा है, जहाँ 2 ही बात हो सकता है, सेट का या तो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है या तो एलिमेंट्स हम दिखा सकते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा गया है ऑल द एलिमेंट्स और इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स आर गिवन इनसाइड द मिडिल ब्रैकेट। जो भी एलिमेंट्स हैं या इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स हैं, उन चीज़ों को हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सेट है। तो इस टाइप से अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझ लेना कि वो हमारा क्या है, सेट है। मतलब सिंपल सा अगर कुछ लिखा हुआ है, करली ब्रेसेस लगा हुआ, इसको करली ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या मिडिल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारा क्या है, सेट है। और सेट क्या है फ्रेंड्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद एक चीज़ आपको क्लियरिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से लिख पाएँ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप पूरा कंसेप्ट समझ गए हो, बेसिक अगर चीज़ आपको क्लियर हो गया है कि सेट है क्या, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सेट अगर आप समझ गए हो तो मैं एक चीज़, एक बात मैं बोल सकता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। नोट में एक चीज़ यहाँ आप ज़रूर लिख दीजिएगा कि नोट में एक बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो नोट में मैं एक चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड्स, कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल collections are not a set। सारे के सारे कलेक्शंस सेट नहीं होते हैं, बट ऑल सेट्स आर कलेक्शन। बट जितने भी कलेक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है ना, पर जितने भी सेट हैं वो सारे हमारे फ्रेंड्स क्या हैं, वो हमारे कलेक्शन होते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप नोट में ज़रूर लिख लेना कि जितने भी कलेक्शन होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझाया ही था। अब सारे के सारे कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा वही सेट कहलाएगा, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा वही सेट कहलाएगा। तो सारा का सारा कलेक्शन तो सेट नहीं होगा, लेकिन क्या सारा का सारा सेट कलेक्शन हो सकता है? जी हाँ, सेट कलेक्शन हो सकता है, बिकॉज वेल डिफाइंड कलेक्शन ही तो सेट को बनाता है। तो इस तरह से आप और हम बोल सकते हैं कि ये सेट थ्योरी क्या होता है,
कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी सेट को, ये एक बेसिक चीज़ था जो कहीं ना कहीं मैंने अभी समझाया है। ठीक है, अब आज के ही लेक्चर में हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने से, और यहाँ जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ये तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, इन तरीका को क्या बोलते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले फ़िलहाल आप इस चीज़ को अच्छे से लिख लें फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं। कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, पहले आप इस चीज़ को लिख लें। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर यहाँ मैं नीचे थोड़ा सा खिसका देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को भी अच्छे से लिख लें। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट वाला पॉइंट भी लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। चलिए फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं, पहले आप इस चीज़ को लिख लें। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि बेसिक सेट का डेफिनेशन क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सेट को, और वहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए थे जहाँ मैंने बताया था कि सेट को किस तरह से लिखा जाता है। और वहाँ मैंने ये भी आपको बताया था कि मैं अभी जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं और उसको लिखने का कब कब कैसे कैसे तरीका क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए वहाँ पे दो चीज़ आपको दिखाई दे रहा था, मैंने वहाँ बताया था कि या तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर में डायरेक्टली एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, या तो उन एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया होता है। ठीक है, तो दो ही तरीके से हम बोल सकते हैं, या तो क्वेश्चन कोई हमसे पूछेगा तो हम आंसर देंगे, सीधा सा बात है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 शुरुआत से 10 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बनाओ, तो ये मैंने क्वेश्चन किया आपसे। ठीक है, और इस चीज़ का जवाब आपने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, या तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं तो आप मुझे आंसर दोगे। ठीक है, तो ठीक है ना, सिंपल सा बात है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट भी उसी कुछ हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स या इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स के बेसिस पे हम लोग सेट को लिख सकते थे, तो वैसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट उसी प्रकार से किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वे, 2 टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन 2 टाइप में सबसे पहला टाइप जो हमारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रोस्टर फॉर्म। और उसी को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग लिस्टिंग मेथड के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, या तो आप रोस्टर फॉर्म बोलो, या तो आप रोस्टर मेथड बोलो, या तो आप लिस्टिंग मेथड बोलो। ठीक है, या तो आप लिस्टिंग फॉर्म बोलो, जो बोलो। ठीक है, तो याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट 2 टाइप से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां हमारा सबसे पहला टाइप होता है वो हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, या तो आप उसको बोल सकते हैं लिस्टिंग फॉर्म। और दूसरा जो हमारा मेथड है फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड, या तो इसी का दूसरा नाम है हमारा रूल मेथड। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड, या सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारे 2 मेथड्स जो हमारा सबसे ज़्यादा अगर बोल सकते हो, जिनका सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो नाम हमारा क्या है, तो वो नाम है हमारा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपको यूज़ में मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको यही 2 नाम मिलेगा। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे इसी चीज़ को दिमाग में सेट करके रखने का कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट 2 टाइप से किया जाता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैंने वहाँ बताया था कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर या तो डायरेक्टली एलिमेंट्स होंगे, नहीं तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स आपको मिडिल ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, कॉमा कॉमा से सेपरेटेड, देख सकते हो आप, अगर आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स मिडिल ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहे होंगे कॉमा कॉमा से सेपरेट करके, और उसका कुछ ना कुछ नाम हो सकता है दिया भी होगा, नहीं भी दिया होगा, नहीं दिया गया आप खुद भी रख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा दिखाई देगा तो समझ लेना उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सेट के उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अगर इसी इन्हीं एलिमेंट्स का इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई दे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, आपको डायरेक्ट एलिमेंट नहीं दिखेगा बट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट अगर आपको दिखाई देगा, तो समझ लेना वो हमारा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इसी चीज़ को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है, इन रोस्टर फॉर्म अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास इनसाइड द मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एक सेट को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है जहाँ एलिमेंट
एलिमेंट्स का लिस्ट बनाया जाता है और उन लिस्ट को कॉमा कॉमा से क्या किया जाता है, सेपरेट करके लिखा जाता है इनसाइड द मिडिल ब्रैकेट, और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा गया है फ्रेंड्स, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इन सेट बिल्डर फॉर्म इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट इज़ गिवन। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में, जिन एलिमेंट्स का जांच पड़ताल हम कर रहे हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, या तो सम प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज़ डिस्क्राइब्ड, या उस एलिमेंट का कुछ प्रॉपर्टी डिस्क्राइब होगा। ठीक है, उस एलिमेंट के बारे में कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बताया जाएगा, जिस प्रॉपर्टी को हमको समझ करके उस एलिमेंट को पकड़ना है, जो कि मौजूद होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट या प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट कहाँ, इनसाइड द मिडिल ब्रैकेट। ये अगर इनसाइड द मिडिल ब्रैकेट आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, a इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10। ठीक है, तो देख करके आपको समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को हम कैसे समझा सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमको बताना, मान लो मेरा इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, तो कैसा दिया गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन कैसा दिया गया हो सकता है, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स। मैंने पहले ही क्लेरिफाई कर चुका है आपको, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सच दैट। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स जहाँ की एक्स, मतलब एक्स कुछ होगा तो वो क्या होगा, तो एक्स एक नेचुरल नंबर है, यहाँ बता दिया। ठीक है, x जहाँ की x एक नेचुरल नंबर है, जहाँ x इज़ पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 12, जो कि एक पॉजिटिव इवन नंबर है 12 से छोटा। तो 12 से छोटा पॉजिटिव इवन नंबर, तो इवन नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, बट पॉजिटिव बोला है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, बिकॉज 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। दैट्स वाई हम स्टार्ट कहाँ करेंगे, 2 से। तो 2 4 6 8 10, 10 के बाद 12 आता, बट 12 से छोटा बोला था, दैट्स वाई हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 4 6 8 10। तो इस चीज़ को पढ़ने के बाद, इतना इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ रहा है कि हम जिस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो एलिमेंट यही है। ठीक है, अब कोई बोला कि हम ऐसे नहीं पूछ करके हम दूसरे ढंग में पूछेंगे, तो देखिए दूसरा ढंग में हम इस तरह से पूछ सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स जहाँ की एक्स, ठीक है ना, बराबर किस फॉर्म में है, 2n के फॉर्म में। तो आप जानते हो इवन मतलब 2 ट्वाइस 2n के फॉर्म में होता है। तो x जहाँ की x, x सच दैट x किसके जैसा है, 2n के जैसा है। 2n मतलब 2 टाइम्स किसी चीज़ के जैसा, तो कोई चीज़ मतलब कैसा, n कुछ होगा। तो ध्यान दीजिए n के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या दिया मैंने, x जहाँ की x बराबर 2n के फॉर्म में है, जहाँ n क्या बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। और ये n कैसा है फ्रेंड्स, कोई नेचुरल नंबर है। और ये n के बारे में यहाँ बता दिया कि n जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और लेस देन इक्वल टू 5 होगा। मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 5 आप रख सकते हो यहाँ पे। चलिए, अगर n का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, तो n का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 1 = 2, तो x मतलब हमारा एलिमेंट, तो x का वैल्यू क्या आया फ्रेंड, 2। तो देखिए यहाँ 2 दिख रहा है। n का वैल्यू अगर 2 रखता हूँ तो 2 2 = 4 दिख रहा है x का वैल्यू, मतलब हमारा एलिमेंट। ठीक है, अगर n का वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो 2 3 = 6 दिख रहा है। n का वैल्यू 4 रखता हूँ तो 2 4 = 8, और लास्टली n का वैल्यू हम 5 तक रख सकते हैं तो 2 5 = 10। मतलब ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे एलिमेंट को, जो कि इवन नंबर है। और इस इवन नंबर को पकड़ना है अगर, तो उसके लिए कंडीशन दिया गया, इसके लिए एक प्रॉपर्टी दिया गया, क्या कि ये n एक नेचुरल नंबर है और n जो है 1 से बड़ा और 5 से छोटा और 5 के बराबर हम ले सकते हैं। तो इस तरह से करके फ्रेंड्स हम अपने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में अपने सेट को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखिए क्वेश्चन आपको पूछ सकता है सेट कौन है कौन नहीं है बताओ। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको देगा, वेल डिफाइंड का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, जो चीज़ कहीं वेरी ना करे, ठीक है, एग्जैक्टली हर एक बार वही आंसर आता दिखाई दे, वही एलिमेंट हर बार मिलता हो, तो समझ लीजिए वो वेल डिफाइंड है। और अगर वो वेल डिफाइंड है तो हमारा सेट है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। ठीक है, उसी तरह से फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपसे जब आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया कि सेट का रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप में हो सकता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में, तो याद रखिएगा इस बात को फ्रेंड्स, आपको रोस्टर फॉर्म हो सकता है क्वेश्चन में दे दे और आपसे पूछे कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखो। ठीक है, या आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दे और आपसे बोलेगा कि इसका रोस्टर फॉर्म लिखो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आ सकता है रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। और पहचाना बहुत आसान है, एलिमेंट्स दिखाई दे
तो रोस्टर फॉर्म, एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई दे या प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट दिखाई दे, डायरेक्टली एलिमेंट ना दिखाए तो समझ लेना आप सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस करके हम लोग समझेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन सेट थ्योरी में आता है। तो हम लोग चाहे तो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख सकते हो, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखना, आपसे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ हम लोगों ने आज पढ़ा है उसके बेसिस से सवाल हमसे बन पाते हैं या नहीं। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ पढ़ने हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज फ़िलहाल इतना ही। आप अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करें। चैनल का नाम है टुगेदर विथ मैथ्स, देख सकते हो आप चैनल का नाम क्या है, टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह। ठीक है, और यहाँ पे मैं 12th 11th 10th 9th ठीक है और IIT JEE का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। फ़िलहाल अभी मैं अपने घर पे हूँ तो वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं होने के कारण कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे से बोर्ड में ही जितना हो सके उतना मैं आपको पढ़ा सकूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाए और पढ़ाई से आप जुड़े हुए रहो। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जो आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिनको भी आप जानते हो, तो प्लीज़ आप लेक्चर्स को उन तक शेयर करो। आप उन्हें बोले सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। और प्लीज़ फ्रेंड्स एक चीज़ और, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना फ्रेंड्स, बिकॉज़ अगर ये आप प्रेस करते हो तो इससे आपको जितने भी मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स हैं, ठीक है ना, वो अपडेट्स, वो नोटिफिकेशंस आपको बार बार मिलते रहेंगे, जिसके बेसिस पे आपको परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। जब भी लेक्चर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है, कोई भी तरह का परेशानी आपको फेस करना पड़ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ और मुझे कमेंट्स करें, ताकि मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। और कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो आप क्वेश्चंस वगैरह भी मुझे वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।